अगर वो वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं होंगे तो कल को ग्राम सभा भी उसका मैनेजमेंट छीन सकती है। अच्छा, हाँ, वो जो ग्राम सभा की जमीनें हैं, ग्राम सभा ने दी हुई हैं, उसको दर्ज कराना लाजमी है। हाँ, मैं और फिर सवाल का जवाब और आसान तरीके से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई मस्जिद है या कब्रिस्तान है, मजहबी एतबार से, शरीयत एतबार से वो वक्फ हो गया, वक्फ बाय यूज़र है, लेकिन अगर हमने वक्फ बोर्ड में उसको दर्ज नहीं कराया तो क्या इस कानून के अंतर्गत वो आता है? दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल साफ हो किस तरह कि इंसाफ नहीं है, इंसाफ हो किस तरह कि दिल साफ नहीं है, और इंसाफ जो है वो अमन की जननी होता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि वक्फ कानून 2025 5 जुलाई से अमल में आ गया है। पार्लियामेंट में विपक्ष द्वारा इस कानून की लाख मुखालफत के बावजूद सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही। अब सरकार ने जिला लेवल पर पटवारियों को आदेश दे दिया है कि वो वक्फ जायदादों की तफसील सरकार को जल्द से जल्द सौंप दे। अब ये सारे काम इतनी उजलत और आनन फानन में हो रहे हैं कि वाकिफ यानी वक्फ जायदादों की देखरेख करने वाले लोगों के पास इन तमाम टेक्निकल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए वक्त बहुत ही कम दिया गया है। इससे आप सरकार की नीयत का अंदाजा अच्छी तरह लगा सकते हैं। यानी जो काम सरकारें मिलकर 1913 से 2025 यानी 101 साल में नहीं कर पाई, उसके लिए ऐसी कौम को सिर्फ 180 दिन दिए गए हैं। इसको पहले ही मेहनत मजदूरी से फुर्सत नहीं है। आपको पता है कि 5 दिसंबर 2025 यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद पोर्टल पर वक्फ में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को अपलोड करने की डेडलाइन दी गई है, 5 दिसंबर 2025 उम्मीद पोर्टल पर। हालांकि इस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई अपील्स लगी हुई हैं। 6 माह अगर बढ़ा भी दिए जाएं तो यह वक्त भी बहुत कम है। खैर, ये तो सरकार की तैयारियां हैं और उसकी नीयत है। वक्फ जायदादों के कस्टोडियन और मुतवल्लियान की तैयारी क्या है, यह सवाल पैदा होता है। तो यह बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक भी है कि जब हालात का अंदाजा लगाया गया और पता किया गया तो मालूम हुआ कि शहर काजी और ग्राम प्रधानों तक को ना तो उम्मीद पोर्टल के बारे में कुछ पता है, ना डेडलाइन के बारे में कुछ पता है, ना वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में क्या इक़दाम लेने हैं वो उसका कुछ इल्म है। अब उम्मीद पोर्टल को बस इतना सा समझ लीजिए, खासतौर से वो लोग जो पोर्टल के बारे में नहीं जानते, कि एक ऐसा ऑनलाइन रजिस्टर है जिसमें आप घर बैठे सारी इत्तलाआत सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर चाहिए और वो सारे दस्तावेज चाहिए जो दस्तावेज सरकार ने आपसे मांगे हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये एक फॉर्मेट चल रहा है, बेसिकली ये उम्मीद पोर्टल का ही फॉर्मेट है और इसके अंदर वो तमाम मौसूला इंफॉर्मेशंस या मालूमात हैं जो आपको उसमें भरनी है। इसको भी आप गौर से देखते रहिए, इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं बार बार, तो आपके समझ में आएगा। तो अब किसी भी दफ्तर में जाए बगैर अपनी ही मस्जिद में, अपने मदरसे में, अपनी खानका या घर में बैठकर या दफ्तर में बैठकर आप कंप्यूटर के ऊपर वो सारे कागजात अपलोड कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। बस इसी को ही पोर्टल कहते हैं और ये इस पोर्टल का नाम उम्मीद के नाम से रखा गया है। हालांकि इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारे फ़िक्रमंद हजरात अब जुड़ चुके हैं और उनकी टीमें हर ज़िले में, हर सूबे में, हर तहसील में पहुँचेंगी जो इस काम को मुतवल्लियान हजरात के साथ बैठकर अंजाम देने की कोशिश करेंगी। हालांकि ये कोशिश बहुत देर से शुरू हुई है, पहले होती तो शायद बहुत सारे काम हो सकते थे, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात ही यहाँ इस वक्त कही जा सकती है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ फ़िक्रमंद हजरात ने मिलकर रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ को उम्मीद पर अपलोड कराने और नए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हंगामी तौर पर कुछ कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसके बाद मिल्लत में भी एक उम्मीद की किरण जागी है। इस सिलसिले में मेरठ के एडवोकेट शुएब साहब ने वक्फ मामलों के जानकार एडवोकेट ज़हीर अहमद खान से बहुत अहम और बुनियादी सवाल पूछे और मालूमात हासिल की, जिससे वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में काफ़ी मदद मिल सकती है। इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर मुसलमान को देखना चाहिए, हर मुसलमान को, ताकि मुल्क की ज़्यादातर मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और खानकाहों को बचाया जा सके। ये वीडियो देखें। उम्मीद पोर्टल पर तमाम वक्फ जायदाद को रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर जैसे जैसे करीब आ रही है, लोगों के अंदर सवाल ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जो सिचुएशन सामने आ रही है, प्रॉब्लम सामने आ रही है, उसके बारे में लोग वक्त सवाल कर रहे हैं। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हम वक्फ कानून के माहिर कुंवर ज़हीर एडवोकेट साहब से बात करेंगे। उनसे कुछ चुनिंदा सवालों पर उनकी राय लेंगे
कि अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो उस हालत में क्या करना चाहिए। तो कुंवर जहीर साहब के एक्सपर्ट व्यूज आपके लिए काम के हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। जहीर साहब, बहुत सारे सवाल हैं वैसे तो, आपकी मदद से हमने एक सवालों का किताबचा बनाया है जिसको लोग पढ़कर और मजीद जानकारी चाहते हैं। हालांकि आपने उसमें सही डिटेल में जवाब दिया है। एक सवाल ये बार बार आ रहा है चारों तरफ से कि जो जायदाद वक्फ में दर्ज नहीं है उनको उम्मीद पोर्टल पर किस तरह से रजिस्टर्ड करना है। वक्फ एक्ट में जो 1995 में जो संशोधन हुआ है उसके सेक्शन 3B जोड़ा गया है, जिसमें है फाइलिंग ऑफ डिटेल ऑफ वक्फ ऑन पोर्टल एंड डेटाबेस। इस लैंग्वेज से पढ़ने से ही साफ जाहिर है कि जो प्रॉपर्टियां इस अमेंडमेंट लागू होने से पहले वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है उनका ही डिटेल इस उम्मीद पोर्टल पर दायर भरी जाएंगी। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए अलग चैप्टर सेक्शन दी गई है, सेक्शन 36, और सेक्शन 36 में उनके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रोवाइडेड है। अच्छा, तो अब जो कानून आया है वक्फ की जो रजिस्टर्ड संपत्ति है सिर्फ उसी जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना है। तो जो जायदाद अभी तक वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या उनको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, मैंडेटरी है कि हम उसको पहले रजिस्टर्ड कराएं वक्फ बोर्ड में? अगर कोई भी जायदाद वक्फ है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है वक्फ बोर्ड में। नहीं, वक्फ है वो मान लीजिए मौखिक ज़बानी वक्फ है, या वक्फनामा मेरे पास रखा हुआ है, या वक्फ बाय यूज़र है जैसे मस्जिद और कब्रिस्तान, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं चाहते उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराना तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा वक्फ कानून के मुताबिक? कि जो प्रॉपर्टियां वक्फ है और हम उनको वक्फ कानून के तहत तभी आएंगी वो जब वो वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड होंगी। हाँ, दो पहलू है ना। अगर वो रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड के तहत नहीं है तो कोई भी वक्फ अपने को बचाने के लिए या किसी भी उसके लिए आगे कोई लीगल प्रोसीडिंग वक्फ के नाम से नहीं कर सकता। इतना फर्क पड़ेगा। तो इसलिए वक्फ जो जायदाद वक्फ है, अब वो वक्फ बाय यूजर है या वक्फ बाय डीड है, तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुई तो उनके लिए सेक्शन 36 की प्रक्रिया दी गई है। सेक्शन 36 में वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3B का जो डिटेल फाइलिंग वाला डेटाबेस है इसमें अनरजिस्टर्ड के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये तो सिर्फ उन्हीं पे लागू होगा जो प्रियर अमेंडमेंट से रजिस्टर्ड है। हाँ, मैं और फिर उस सवाल का जवाब और आसान तरीके से जानना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई मस्जिद है या कब्रिस्तान है, मजहबी एतबार से, शरीयत एतबार से वो वक्फ हो गया, वक्फ बाय यूज़र है, लेकिन अगर हमने वक्फ बोर्ड में उसको दर्ज नहीं कराया तो क्या इस कानून के अंतर्गत वो आता है, इस कानून से कवर हो रहा है? देखिए, जो प्रॉपर्टियां वक्फ है उसको इसके लिए जो सेक्शन 36 है उसमें एक दिया गया है कि जो प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड नहीं होंगी वक्फ बोर्ड में उनके लिए सूट फाइल नहीं किया जा सकता। ठीक है, सूट तो फाइल नहीं कल किया को जा सकता। अगर कोई दिक्कत होती है तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दिक्कत आएगी। उनके लिए कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर उसका मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, कैसे किया जाए? अब मैनेजमेंट अगर वो वक्फ एक्ट है में है, क्योंकि वक्फ की जो डेफिनेशन अब नए एक्ट में आ गई है की डेफिनेशन पहले वाले एक्ट के मुकाबले में डिफर हो गई। अब तो सिर्फ जो प्रॉपर्टी परमानेंट डेडिकेशन है यानी पर्सन जो उसका मालिक है वो ही प्रॉपर्टियां वक्फ होंगी। तो अगर वो चीजें पहले टैली कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं है कि जो प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टियां ऐसी है जिनकी मैनेजमेंट कमेटी बहुत दिनों से किसी को मालूम नहीं, वो ऐसी डेट पड़ी है वक्फ बोर्ड में। अब वक्फ में रजिस्टर्ड है या नहीं ये कैसे पता चले? अब इसके लिए तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तो वक्फ बोर्ड का है। अच्छा, दूसरा रिकॉर्ड जो है, जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के यहाँ एक नोटिफिकेशन हुआ था वक्फ का 1989 में, उसमें डिटेल है, या फिर ऑडिटर के पास डिटेल हो सकती है जो वक्फ को ऑडिट करते हैं। 1989 में क्या हुआ था? 1989 में गवर्नमेंट ने सर्वे कराया था 83 में। उसके सर्वे होने के बाद जो प्रॉपर्टी वक्फ आई थी उनको जो रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड में किया गया था उसका बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ था। लेकिन उस एक्ट के अलावा भी जो पहले से वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड थी उनके अलग रिकॉर्ड है। लोगों में जो डर है सवाल से, उनके सवाल से जो डर निकल कर रहा है, उनको डर ये लग रहा है कि जो प्रॉपर्टीज मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान वक्फ में दर्ज नहीं है कहीं वो छिन ना जाए। क्या ऐसा है? देखिए, जो प्रॉपर्टियां अपनी जायदाद पे बनी हुई है वक्फ, चाहे उनके वक्फनामे है या नहीं है, अगर वो सरकार की प्रॉपर्टियां पे है तो उनके छीनने का खतरा बना रहेगा। अगर वो सरकार की प्रॉपर्टी पर नहीं है तो उनके छीनने का खतरा नहीं है। एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग इस तरह से उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, ट्रस्ट बना लिया है अपने मदरसे का या कब्रिस्तान का या मस्जिद का या सोसाइटी में रजिस्टर्ड करा लिया है,
तब क्या वो सूट फाइल कर सकते हैं? तब तो वो ऐसे तब वो सोसाइटी या ट्रस्ट की ओर से ही सूट फाइल कर सकते हैं। और वो सिक्योर्ड भी हो जाएंगे। हाँ, सिक्योर्ड है, क्योंकि बात यह है कि मैनेजमेंट तो आप किसी भी इसके तहत कर सकते हैं। भाई मदरसा तो एक अलग चीज़ हो गई। मदरसे में जिसकी नियत वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ करने की है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी है। जहाँ वक्फ करने की नियत नहीं है, उसको मैनेजमेंट खुद करने की है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं होगी। अच्छा, और मस्जिद या मस्जिद तो क्योंकि अल्लाह के नाम पे वक्फ की जाती है, तो वो तो प्रॉपर्टी वक्फ ही है। उसका मैनेजमेंट ट्रस्ट या सोसाइटी कर सकती है। लेकिन अगर वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है तो इस कानून से बची हुई है। वो इस कानून उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन वैसे उसको कोई खतरा नहीं है। वैसे कोई खतरा नहीं, जब तक कि वो जायदाद डिस्प्यूटेड ना हो। हाँ, वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर कोई जायदाद वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी किया जा रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी है, तब उस जायदाद को कोई खतरा नहीं है। और ना ही उसको उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की जरूरत है। उम्मीद पोर्टल तो उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि जो प्रॉपर्टियां उसमें रजिस्टर्ड है, इस अमेंडमेंट लागू होने से पहले उन्हीं के लिए खोला गया। अच्छा, जो जायदाद पहले से वहाँ दर्ज है सिर्फ उन्हीं के लिए है ना? तो ये बात क्लियर है कि जो जायदाद पहले से दर्ज है सिर्फ उन्हीं की डिटेल अपलोड करनी है। जो जायदाद पहले से वक्फ बोर्ड पर दर्ज नहीं है तो उनकी डिटेल वहाँ पर अपलोड नहीं करनी चाहिए। उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया अपना के उसको रजिस्टर करना चाहे तो कोई जरूरी तो नहीं है ना। अगर वक्फ एक्ट का बेनिफिट लेना तो जरूरी है। अगर वक्फ एक्ट का बेनिफिट लेना है तो जरूरी है, बाकी वैसे जरूरी नहीं है। वैसे तो आदमी अपने अगर निजी कोई प्रॉपर्टी रखता है तो उसके लिए तो कोई नहीं, जरूरत वक्फ है, उसको ट्रस्ट चला के बना के चला रहा है वो। अगर प्रॉपर्टी वक्फ है जी, देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी एक तो यह है कि आदमी ने अपनी मस्जिद बना दी, 10 आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने मस्जिद कर दी, आम लोग नमाज पढ़ने लगे या उनके पर्सनल लोग करने लगे, वो मैटर अलग है। लेकिन किसी आदमी ने प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया या वक्फ बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन किसी वजह से या तो उन्हें मालूम नहीं कि प्रॉपर्टी दर्ज है या नहीं करा पाए, तो जहां प्रॉपर्टी वक्फ है तो उसका रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। दो चीजें अलग है, एक तो आदमी निजी प्रॉपर्टियां या निजी उसके लिए, और एक वक्फ। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि मस्जिद और कब्रिस्तान वक्फ बाय यूजर है, हाँ, वो वक्फ हो गई। हाँ, लेकिन हमने कहा वक्फ बोर्ड में उसको दर्ज, तो फिर उसके लिए कैसे वक्फ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, वक्फ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदरवाइज उसका ट्रस्ट बना के मैनेज कर रहे हैं तो उसको प्रोडक्ट उससे तो कर सकता है ट्रस्ट बनाकर। क्योंकि बहुत से कब्रिस्तान ग्राम सभा वगैरह की प्रॉपर्टियां में है। और ज्यादातर गाँवों में जो है ग्राम सभा ने चकबंदी में कब्रिस्तान छोड़े, तो उनका मैनेजमेंट ZA एक्ट के तहत ग्राम सभा भी करती है। अगर वो वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं होंगे तो कल को ग्राम सभा भी उसका मैनेजमेंट छीन सकती है। अच्छा, हाँ, वो जो ग्राम सभा की जमीनें हैं, ग्राम सभा ने दी हुई हैं, उसको दर्ज कराना लाजमी है। हाँ, तो वो लाजमी तौर से दर्ज तो हुई फिर भी है। ग्राम सभा या ग्राम प्रधान के अंडर में उसका मैनेजमेंट आ गया। अच्छा, बाकी अगर किसी ने बाप दादा ने जमीन जायदाद दी है, उस पर मस्जिद मदरसा है, उसको वक्फ में दर्ज ना भी कराएं तो भी कोई उससे हर्ज नहीं है। अगर नहीं है तो चल सकता हो, तो जो ऐसे चल रहा। अच्छा, तो उम्मीद पोर्टल में कुल मिलाकर वही जायदाद अपलोड करनी है जो अभी तक वक्फ बोर्ड में कानून आने से पहले, जो इस 5 जुलाई 2025 से 5 जुलाई 2025 से पहले। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने और ज़्यादा स्पष्ट किया। आगे कोई शक या सवाल किसी का होगा, कोई डाउट होगा तो उसके लिए भी फिर आपसे बात की जाएगी। शुक्रिया। उम्मीद है दोस्तों इस बातचीत से आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। मज़ीद मालूमात के लिए हम आपको यहाँ कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चला रहे हैं, जिस पर आप मैसेज के ज़रिए से या कॉल के ज़रिए से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए लिंक पर जाकर आप इस वीडियो में किस तरह से आपको ये पूरे का पूरा फॉर्म भरना है, पोर्टल पर कैसे काम करना है, उसकी मालूमात इस लिंक से आपको मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, ज़रूर देखिएगा। आपका मेज़बान अली आदिल खान इजाज़त चाहता है। मेरा भारत जिंदाबाद।